हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और मैं आप सबका चहेता शायर और ब्लॉगर आशीष साहनी। तो चलिए आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। आज की ब्लॉगिंग दोस्तों कुछ खास होने वाली है और कुछ अलग ही है, ज़रा हटके है, कुछ अलग मुद्दे पर बात करेंगे। तो हालांकि दोस्तों आप लोगों को लगातार न्यूज़ और सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा होगा या फिर आप लोग न्यूज़ पर देख रहे होंगे कि एक मामला सामने आया है आफताब और श्रद्धा की मर्डर की कहानी। तो दोस्तों उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बात है सन 2018 की, जब आफताब नाम का एक लड़का एक डेटिंग ऐप के ज़रिए श्रद्धा नाम की लड़की से मिलता है। तो दोस्तों वो डेटिंग ऐप के ज़रिए श्रद्धा नाम की लड़की से मिलता है और हालांकि उन लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होता है। वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और फिर उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन बढ़िया होने के चलते, उनका तालमेल बढ़िया होने के चलते एक दूसरे से मिलने का प्लान करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद से उनमें दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती बढ़ने के बाद से धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद से जब वो आफताब के प्यार में श्रद्धा पड़ जाती है तो ये बात वो अपनी माँ से बताती है। श्रद्धा अपनी माँ से बोलती है कि मैं आफताब नाम के लड़के से एक प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन श्रद्धा की माँ इस बात को सीधा सीधा इनकार कर देती है और माँ के इनकार करने के बाद भी श्रद्धा माँ की बातों पर ध्यान नहीं देती है और अपने माँ के पास जो कि मुंबई में रहती है वहाँ से भाग करके नया गांव में जो है शिफ्ट हो जाती है और आफताब के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। तो दोस्तों श्रद्धा और आफताब दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में मुंबई में नया गांव में रहने लगते हैं और वहाँ पर जो है एक कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और वहीं पर जो है फ्लैट लेकर के रहने लगते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और धीरे धीरे जो है आफताब के बिहेवियर में बदलाव आता है। वो काफ़ी रूडली बिहेव करने लगता है और श्रद्धा से बात बात पर लड़ाई झगड़े और मारपीट का नौबत भी आ जाता है। तो श्रद्धा जो है ये बात अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से और अपनी माँ से बताती है। माँ जो है श्रद्धा की बात सुनती है तो बोलती है कि वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम उसको छोड़ दो और वापस अपने घर वापस लौट जाओ। लेकिन फिर भी जो है श्रद्धा अपनी माँ की बात नहीं मानती है और माँ से बोलती है कि नहीं, मैं अब सब कुछ ठीक हो गया है, हम लोग साथ में रह रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद से जो है श्रद्धा की माँ जो है उनका निधन हो जाता है, वो मर जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे इस बात की खबर लगती है कि श्रद्धा की माँ का देहांत हो गया, वो वापस अपने घर लौट जाती है और अगले 15 दिनों तक, जब तक कि माँ का श्राद्ध नहीं हो जाता है, वापस घर पर रुकती है। और उसी दौरान उनके पिता जो कि श्रद्धा से और उनके माँ से दूर रहते हैं, उनसे भी उसकी मुलाकात होती है। लेकिन 15 दिन के बाद से वो फिर से आफताब के पास चली जाती है और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। ऐसे ही करते करते 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल बाद सन 2022 आता है दोस्तों, और जब वो लोग दोनों काम के सिलसिले में जो है मुंबई छोड़ करके दिल्ली आते हैं और दिल्ली के एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगते हैं और वहीं पर एक फ्लैट लेकर के रहने लगते हैं। दोस्तों वो 8 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और 18 मई को, इन पिछले 10 दिनों में उनके बीच में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है और लास्ट में इसका नतीजा ये निकलता है कि वो 18 मई को जो है आफताब श्रद्धा की छाती पर बैठ करके उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद से वो पुलिस से बचने के लिए और लाश को ठिकाने लगाने के लिए गूगल पर तरीके सर्च करता है और अंत में उसे एक अमेरिकन क्राइम अलर्ट शो देखने को मिलता है और उसी क्राइम अलर्ट शो को देख करके उससे इंस्पायर हो करके वो जो है बाज़ार जाता है और बाज़ार से जो है एक 300 लीटर का फ्रिज यानी कि डीप फ्रीज़र ख़रीद करके लाता है और एक आरी ख़रीद कर लाता है और एक जो है एसिड जो कि है ब्लड को साफ़ करने के लिए, पूरे रूम को साफ़ करने के लिए एसिड ख़रीद करके लाता है। देखिए उसका कितना निर्दयीपन है कि वो जो है श्रद्धा की लाश को बाथरूम में ले जाता है और उसके आरी से काट काट कर लगभग 35 टुकड़े बनाता है। उन 35 टुकड़ों को
पॉलीथीन के बैग में भरता है और भरने के बाद से वापस उन्हें फ्रिज में रख देता है। और रखने के बाद से पूरे रूम की साफ़ सफाई करने के बाद से वो एसिड जो लिक्विड लाया होता है उससे पूरे रूम की साफ़ सफाई कर देता है। और उसके बाद से जो है जब भी उसे भूख लगती है वो खाना ज़ोमैटो से मंगाता है और उसी फ्रिज में उस खाने को रखता है जिस फ्रिज में उस श्रद्धा की लाश रखी होती है। इन दौरान वो ना जाने कितनी लड़कियों से डेटिंग करता है और अपने घर में उन लड़कियों को बुलाता है, उनके साथ मस्ती करता है, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं होती है कि इस जो है फ्रिज में वो लाश रखा हुआ है, श्रद्धा की लाश पड़ी हुई है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगले 18 दिनों तक जब उसका श्रद्धा का मर्डर होता है उसके 18 दिनों तक वो पर डे जो है श्रद्धा की बॉडी पार्ट का 2 हिस्सा यानी कि श्रद्धा की बॉडी पार्ट का 2 हिस्सा लेकर के पास के ही महरौली के जंगलों में जाता है और वहाँ रात के 2 बजे तक वो अकेला जाता है और फेंक करके वापस पुनः आ जाता है। ऐसा लगभग 18 दिनों तक होता है। उसके बाद लगभग दोस्तों जब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लगभग जो है 2-4 महीने निकल जाते हैं, तो श्रद्धा के जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनको ना कोई कॉल आता है, ना श्रद्धा का कॉल लगता है और ना ही सोशल मीडिया पर श्रद्धा को एक्टिव पाते हैं, जिसके बाद से उन्हें कि श्रद्धा के ऊपर शक होता है। तो ये बात जो है श्रद्धा के पिताजी से बताते हैं। श्रद्धा के पिताजी ये बात सुनने के बाद से मुंबई पुलिस को जा करके थाने में इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि मेरी लड़की जो है इतने दिनों से गुमशुदा है, उसकी खोज कीजिए। मुंबई पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है और उनके हिसाब से जो है इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि जो है श्रद्धा और आफ्ताब जो है अब मुंबई में नहीं रहते हैं, वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं और वहीं पर कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। फिर वो जांच पड़ताल का काम आगे बढ़ाते हुए और जो है दिल्ली पुलिस को सौंपती है। दिल्ली पुलिस जो है इस मामले को जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती है और उसके बाद से जो है वो आफ्ताब से मिलते हैं। आफ्ताब जो कि लिव इन रिलेशनशिप में श्रद्धा के साथ रहता है, तो वो लोग आफ्ताब से फिर पूछताछ करते हैं, कार्रवाई चालू होती है और ना जाने किसी तरीके से उन लोग दिल्ली पुलिस मारपीट कर या फिर कैसे भी आफ्ताब से ये बात उगलवा ही लेती है कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया है। तो दोस्तों फिर अपने मुंह से जब आफ्ताब खुलासा करता है कि हाँ मैंने श्रद्धा को मारा है, लेकिन वो सारे सबूत मिटा चुका होता है और जो है उसके पास पुलिस के पास कोई सबूत ना मिलने की वजह से वो उसे कस्टडी में 5 दिनों के लिए रखी हुई है और उससे जो है वार्तालाप कर रही है, उससे मर्डर के बारे में और भी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों किस तरीके से जो है एक लड़का जो है डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और लास्ट में हार पास कर उसका मर्डर कर देता है। तो दोस्तों इस तरीके का अंजाम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस मामले से हमको ये चीज़ सीखने चाहिए कि कभी भी अपने माँ बाप का है जो कहना मानना चाहिए। अपने माँ बाप की बात जो है, अपने माँ बाप का फैसले के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना चाहिए। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के भलाई के बारे में ही सोचते हो, अपने बच्चों के हित के बारे में ही सोचते हैं। कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो वही हाल होगा जो श्रद्धा का हुआ। तो मैं आजकल के जो बेटी और लड़कियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप का बातों को गौर करें और अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी से शादी करना चाहती है, किसी से लव करती है, तो इसमें अपने माता और पिता यानी पेरेंट्स का मंजूरी ज़रूर लें। तो दोस्तों मैं अपनी शायरी के माध्यम से उन लड़कियों को ये संदेश भेजना चाहता हूँ जो लड़की अपने माँ बाप के फैसलों से खुश नहीं रहती है कि दिखाकर सपने सुनहरे फिर सारे ख्वाब ले लेगा, वो वापस तुमसे अपनी मोहब्बत का हिजाब ले लेगा। दिखाकर सपने सुनहरे फिर सारे ख्वाब ले लेगा, वो वापस तुमसे अपनी मोहब्बत का हिजाब ले लेगा। और माँ बाप के फैसलों के खिलाफ कदम उठाओगी, माँ बाप के फैसलों के खिलाफ कदम उठाओगी तो ना जाने कितनी श्रद्धा की जान कोई आफ्ताब ले लेगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी लड़कियां हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं और अपने माँ बाप से बताए बिना जो है शादी करना चाहती है या फिर
रिलेशनशिप में रहना चाहती है, तो उनके लिए एक मतलब चीज़ बोलूँगा कि कभी भी अपने मतलब जो है बराबरी में, अपने धर्म में, अपनी जाति में ही शादी विवाह या फिर रिलेशनशिप लव वगैरह कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और हालांकि कोई भी धर्म ये नहीं बोलता है कि मेरे धर्म का लड़का, मेरे धर्म की लड़की किसी अन्य धर्म के लड़के या किसी अन्य धर्म की लड़की के साथ शादी करे, लिव इन रिलेशनशिप में रहे, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो। कोई भी नहीं कहता है, हिंदू धर्म ये भी नहीं कहता है कि मेरे धर्म का लड़का या मेरे धर्म की लड़की किसी मुस्लिम धर्म के लड़के या लड़की से लिव इन रिलेशनशिप में रहे या फिर शादी करे। या फिर मुस्लिम भी नहीं, धर्म भी ये नहीं बोलता है कि मेरे धर्म का लड़का या मेरे धर्म की लड़की किसी हिंदू धर्म के लड़के से या लड़की से निकाह करे। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र, जब हमारे शास्त्र नहीं बोलते हैं, हमारे शास्त्र जो इसकी अनुमति नहीं देते हैं, तो हम सब ये क्यों कर रहे हैं? कोई भी जो है इस तरह की बात है, प्लीज़ आप लोग अपने माता पिता से शेयर कीजिए, उन्हें राज़ी कीजिए, उसके बाद ही जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहिए या फिर जो है शादी कीजिए। और जाते जाते मैं ये भी बोलूँगा कि जो है डेटिंग ऐप है, इस डेटिंग ऐप को है इंडिया में बैन होना चाहिए। और जो है ये लिव इन रिलेशनशिप है, इस पर भी जो है कानून बनना चाहिए। जैसे कि जो है लव मैरिज में गवाह लगता है, वैसे भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी गवाह की ज़रूरत होनी चाहिए और इस पर नियम बनाना चाहिए। तो शायद इस तरह की घटनाएं 90% या फिर उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।